काली बहू और 5 बंदर का ढाबा। विपुल और प्रणव 2 भाई थे। विपुल की शादी कुछ साल पहले रमीला से हो चुकी थी। सब कुछ बेहतर बीत रहा था। एक दिन, अजी सुनो, देवर जी अब शादी के लायक हो गए हैं। उनकी सुंदरता देखकर रईस से रईस रिश्ते आ रहे हैं, जो ब्याह के साथ बढ़ चढ़ कर दहेज लाएंगी। अब लगे हाथ उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अभी रमीला ऐसा कह ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रमीला दरवाजा खोलकर देखती है तो यह प्रणव अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है। भाभी, ये कीर्ति है, मेरी पत्नी। हमने हाल ही में शादी की है। अजी सुनते हो, जरा देखो, देवर जी ने शादी रचा ली। अरे देवर जी, शादी का सुख भोगने की इतनी ही जल्दी थी तो एक दफा मुझसे कहकर तो देखते, आपका और काली कमली का क्या मेल जोल है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसका पछतावा पड़ने से बेहतर इसे चौखट से रफा दफा कर दो। मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी। बस कीजिए भाभी, ये कैसी दकियानूसी दलील दे रही हैं? सामने लोगों के सीने में भी दिल होता है। कीर्ति अब मेरी पत्नी है। अरे तुम बुत बने क्या खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रणव बिल्कुल सही कह रहा है। इंसान की सुंदरता मन से मायने रखती है रमीला। मुझे कीर्ति में कोई खोट नजर नहीं आता। तुम्हें भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। दोनों भाइयों की सम्मति रमीला पर भारी पड़ जाती है। प्रणव और कीर्ति अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। दिन, सप्ताह और महीनों के मंजर में बदलने लगे थे। एक दिन, कीर्ति, मैं जरूरी काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जल्दी लौटना। प्रणव शहर के लिए रवाना हो जाता है, मगर बदकिस्मती से सड़क हादसे में उसकी जान चली जाती है। ऐसे में रमीला कीर्ति के साथ रूखा बर्ताव शुरू करती है। ये काली बैरन इस घर पर ग्रहण की तरह पड़ी है। साल भर भी शादी को ना हुआ और पति को पचा गई। मैं तुझे निपांगुर की तरह बिठाकर नहीं खिलाऊंगी। काम करेगी तो ही खाने का कौर मिलेगा, इस बात को पल्ले बांध ले। अब रमीला ने घर का सारा कामकाज कीर्ति के जिम्मे मढ़ दिया। बेचारी बहू सारा दिन चौका बर्तन में दिन बिताती, तब जाकर उसे 2 रूखी सूखी रोटी नसीब होती। धीरे धीरे कीर्ति का शरीर बेजान होने लगा था, जिस मारे एक दिन वह बेहोश हो गई। कीर्ति, क्या हो गया है तुम्हें? रमीला, तुम्हारी ज्यादतियां एक दिन इस बेचारी की जान लेकर रहेगी। अब बुत बनी खड़ी क्यों हो? डॉक्टर को फोन लगाओ। कुछ देर बाद, मुबारक हो, ये गर्भ से हो गया सत्यानाश। पहले तो इसी का पेट पाल रहे थे, अब इसके बच्चे का भी बोझ ढोना पड़ेगा। रमीला की इस बात पर विपुल उस पर बिगड़ जाता है, जिस कारण रमीला चुप हो जाती है। फिर उसी रात, पहले मैं आधा पेट खाकर दिन काट लेती थी, मगर अब सवाल मेरे बच्चे का है। मेरे चलते जेठानी जी और जेठ जी के रिश्ते में फूट पड़ गई है। मेरा इस घर से चले जाना बेहतर है। अब ईश्वर ही मेरा और मेरे बच्चे का केवनहार है। कीर्ति देर रात घर से निकल जाती है। कुछ डग चलने के बाद उसे एक घना सा पेड़ दिखता है। वह थक मांद कर पेड़ की ओट से सट कर बैठ जाती है। सवेरे जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि 5 बंदरों की टोली उसके इर्द गिर्द उछल कूद रहे थे। अरे ये तो बंदर के बच्चे हैं। क्या बात है, तुम 5 की माँ नहीं है क्या? माँ शब्द सुनकर 5 बंदर निराश मन से उसे एकटक निहारने लगते हैं। लगता है मेरी ही तरह इन बंदरों के आगे पीछे कोई नहीं। आज से तुम 5 बंदर मुझे अपनी माँ समझ सकते हो। यह सुनकर 5 बंदर उसके आंचल से सटकर मुस्कुराने लगते हैं। बंदर और कीर्ति एक दूसरे की भाषा को साफ तौर से भांपने लगे थे। मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ खाना होगा। मेरे प्यारे बंदरों, चलो हम खाने की तलाश में चलते हैं। 2 बंदर कीर्ति के कंधों पर बैठ जाते हैं। वहीं 3 बंदर बेचारी बहू के पीछे पीछे चलने लगते हैं और उनके कदम एक ढाबे के आगे रुकते हैं। मुरली, जो कि उस ढाबे का मालिक था, उनके पास आता है। मैं कब से आपको देख रहा हूँ, शायद आप भूखी हैं। हाँ, मुझे भूख तो लगी है, मगर मैं इन 5 बंदरों को भूख से बिलबिलाता हुआ छोड़कर खुद कैसे खा सकती हूँ? और फिर मेरे पास खाने के बदले में चुकाने को एक भी पाई नहीं है। वैसे मुझे एक रसोइये की जरूरत है। आप चाहें तो उस जगह काम करके दाम चुका सकती हैं। हाँ, ये बेहतर है। क्यों मेरे 5 बंदरों, अपनी माँ की मदद करोगे ना? यह सुनकर 5 बंदर सिर हिलाकर हामी भर देते हैं। इसके बाद वह सभी टेबल पर बैठ जाते हैं। मुरली बेचारी बहू और उसके 5 बंदरों के बीच खाने से भरी थाली परोसता है, जिसे देखकर बंदर नाचते हुए खुशी से खाने लगते हैं। जिसे देखकर ढाबे पर बैठा एक शख्स बोलता है, आज तक बंदरों को बेढंग हरकत करते देखा था, मगर इन 5 बेजुबान बंदरों की तहजीब ने तो इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया। उस आदमी के मुंह से बड़ाई सुनकर 5 बंदर इंसानी अंदाज में शुक्रिया कहते हैं। तभी कीर्ति कहती है,
तुम पांचों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए तुम्हें काम के साथ नाम देना बेहद जरूरी है। मक्कू और बंटू, तुम सभी टेबल से जूठे बर्तन उठाकर उन्हें मांज दो। निक्कू और गुड्डू, तुम दोनों टेबल साफ करके खाना परोसोगे। और चकमक मेरे साथ ढाबे की रसोई घर में हाथ बटाएगा। पांचों बंदर कान गड़ाए कीर्ति की बात सुन रहे थे, जिसके बाद वह अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। और मुरली कहता है, अरे आपने और आपके बंदरों ने तो मेरे ढाबे का सारा काम संभाल लिया, मेरे करने को कुछ बचा ही नहीं। आप सिर्फ ढाबे का हिसाब किताब संभालिए, ये खान पान हम सब देख लेंगे। अब काली बहू के लिए वह ढाबा बसेरा बन चुका था और पांचों बंदर उसका परिवार। वह नित्य दिन सूरज की किरण फूटने के साथ जाग जाती है। बंदर भी उसकी देखा देखी उठकर ढाबे का काम करते, कोई ढाबे को बहारता, कोई बर्तन साफ करता, तो कोई ढाबे की टेबल को चकाचक चमकाता और बचे कुचे बंदर कीर्ति के साथ सब्जी काटने में हाथ बटाते। बंदरों के इस बेहतर हाव भाव से ढाबे पर आने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। समय महीनों के मंजर में बदलने लगा। अरे कमल, मैं ढाबे पर खाने जा रहा हूँ, तो चलेगा क्या? अरे मेरे यार, ये ढाबे का खाना बड़ा बेकार होता है। ढाबे में पहली वाली बात नहीं बची। अब तो सभी बावर्ची बड़े ही बेढंग तरीके से खाना परोसते हैं। अरे मेरे दोस्त, मैं तेरा शक आज ही दूर किए दूंगा, चल मेरे साथ। इतना बोलकर वह आदमी कमल को ढाबे पर ले जाता है, जहां बंदरों को कामकाज करते देखकर कमल बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, अरे ये पांचों बंदर तो इंसानों से भी बेहतर काम कर रहे हैं, क्या बात है? कमल की ये बात सुनकर मुरली कीर्ति से कहता है, अरे इन बंदरों की बदौलत इस ढाबे का नाम बुलंदियों पर पहुंच गया है। ये तो आपका बड़प्पन है मुरली जी। मेरे अपनों के लिए मेरा अकेले का पेट पहाड़ हो गया था, मगर आपने मुझे और मेरे पांचों बंदरों को पनाह दी, हमारा पेट पाला। वैसे अब आपको हमारा बोझा ढोने की जरूरत नहीं। बीते महीनों में मैंने कुछ बचत की है, उसे मैं अपने बंदरों के साथ एक ढाबा खोलूंगी। ये सुनकर मुरली का चेहरा मायूसी के साथ पीला पड़ जाता है और वह कहता है, वैसे बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपके और इन बंदरों के साथ की आदत पड़ गई है। अगर आप मुझे अपने लायक समझें तो मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ। मुरली जी, आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं एक विधवा हूँ। मेरे पेट में मेरे पति का अंश पल रहा है। मेरी दुनिया, मेरा परिवार, ये पांचों बंदर और मेरे कोख तक सिमटा हुआ है। आखिर आप मुझ बदसूरत से ब्याह क्यों करना चाहते हैं? कीर्ति, मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत और स्वभाव ने मुझे आकर्षित किया है। ये मेरी बदकिस्मती है जो मैं तुम्हारा दिल न जीत सका। कीर्ति की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह शादी के खातिर हाँ कर देती है और शादी के बाद उसके बच्चे को पिता का नाम मिल जाता है और अंत में दोनों पति पत्नी पांचों बंदरों के साथ ढाबा चलाने लगते हैं। वही गांव के अंतिम छोर में बसा एक घर था, जिसका ढांचा बेहद पुराना पड़ चुका था। उस घर में चंदा और पूर्वी नामक एक गरीब सास बहू का बसेरा था। क्या हुआ सासू माँ, किस सूप के सागर में गोते लगा रही हैं आप? कछु नाही बहुरिया, महीना भर हुई गल, मगर अब तक शहर से अजीत का मनी ऑर्डर नहीं आया। आज डाकघर जाके देखे पड़ी। माँ जी वो, अरे बोल ना बहुरिया, तो हर सास काहे सुगबुगत है? माँ जी अब दादी बनने वाली हैं। का सचमुच? कितने वक्त बाद हम दिन दुखियारी के घर में खुशी की खबर मिली है। हम आज ही अजीत के खबर पहुंचा देब। चंदा ये कह ही रही थी कि डाकिया उनकी दहलीज पर दस्तक देता है। क्या बात है चंदा, तू तो पंछी की तरह चहचहा रही है। अरे नागा भाई, अभी हम डाकघर ही जाए के रहे, इतने में तुम पधार पड़े। हाँ, शहर से अजीत का संदेश आया है। डाकिया चिट्ठी देकर चल देता है। तभी पूर्वी चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है, जिसके साथ उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। का हुआ बहुरिया, ऐसन भी का लिखा है? इमा जौन के पड़त तोहर चेहरा पीला पड़ गवा। सासू माँ, अजीत इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं। कारखाने में भीषण आग में सभी मजदूर ढेर हो गए। बदकिस्मती से अजीत का नाम भी उसमें शुमार था। इस दुखद संदेश से दोनों सास बहू को गंभीर आघात होता है। उनका दुखी मन सोब के सागर में सराबोर हो जाता है। इस बीच सप्ताह भर बीत जाता है। जौने दफ्तर में हमरा अजीत इतना बरस मेहनत किया, पल भर में उस सबन पल्ला झाड़ लिए। माँ जी जो बीत गया उसे भूलने में ही भला है। पाई पाई जोड़कर मैंने 500 रुपए इकट्ठा किया है।
इन 500 रुपयों से हम पकौड़े बेचने का व्यापार करते हैं। हाँ बहू, पेट पाले के वास्ते खटनी करे पड़ी। पूर्वी के दिए पैसे से चंदा पकौड़े बनाने की सामग्री मोल ले आती है और एक साथ पकौड़े बनाकर उन्हें एक पुराने से ठेले पर लाद कर बेचने के लिए बाजार के बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है। पकौड़े खा लो भैया, गर्मा गर्म प्याज पालक के चटकदार पकौड़े खाओ, मुंह का स्वाद बढ़ाओ, आओ आओ आओ। पकौड़े की खुशबू से मांदा गजोधर तेज कदमों से पकौड़े से सजे ठेले पर आकर कहता है, क्या बात है काकी, इस बढ़ते बुढ़ापे में आवाज तो बड़ी बुलंद है तुम्हारी। क्या भाव बेच रही हो पकौड़े? भाई साहब 15 रुपए के 1 पाव पकौड़े हैं और आधे किलो पकौड़े 25 रुपए के, कहिए कितना दूं? आधे किलो पर 5 रुपए की छूट। एक काम करो, पाव भर पकौड़े पैक कर दो और पाव भर प्लेट में परोस दो। जी जैसा आप कहें। पूर्वी झटपट पकौड़े परोस कर उसे दे देती है। पकौड़े खाकर वह शख्स सास बहू की वाहवाही करते हुए कहते हैं, अरे वाह, इन प्याज और पालक के पकौड़े के आगे तो पनीर के पकौड़े भी फीके पड़ जाएंगे। बड़े स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं भाई। शुक्रिया भाई जी। गजोधर के बाद इक्के दुक्के ग्राहक सास बहू के पकौड़े खाने के लिए उनके ठेले पर आते हैं। समय गुजरता है। बहुरिया देख, सांझ की बेला हो चली है, घर चले के चाही। तू भी थक गई हुई है, गर्भावस्था में सवेर से एक पांव पर ठाड़ होकर पकौड़े तलत है। हाँ माँ जी, चलने के सिवा दूजा चारा भी नहीं, क्योंकि सारे पकौड़े खत्म हो गए हैं, अब बेचने को कुछ नहीं बचा। दोनों सास बहू घर आकर पैसे गिनती हैं। माँ जी, आज की कुल कमाई 1000 हुई है, जिसने हमारी 500 की लागत लगी थी। माने कि पहले ही रोज 500 का मुनाफा हुआ है। पुरनिये 100% सच बोल गए हैं कि कौनों के चक्री करे से बेहतर आपन दुखड़ा धंधा है। हाँ माँ जी, बिल्कुल। अब इन 500 से हम कल और ज्यादा बढ़ाकर पकौड़े बनाएंगे। अगले दिन जहाँ सारा बिश्नोई गांव नींद में था, वहीं सास बहू तड़के सवेर जागकर पकौड़े बनाने में जुट जाती हैं। जल्दी जल्दी हाथ चला बहुरिया, आज हम दोनों सास बहू भोर से पकौड़े बेचे ही तो दुगनी कमाई होई। दोनों सास बहू पकौड़े बनाकर उन्हें ठेले पर सजाकर बाजार आती हैं। अरे आओ भैया, पेश है सास बहू के गर्मा गर्म नरम नरम प्याज पालक के पकौड़े एकदम सस्ते शुल्क में। तभी गजोधर अपने साथ एक शख्स को लिए चला आता है। देख धीना, यही वो पकौड़े की दुकान है। कम दर में दमदार पकौड़े बेचती हैं ये सास बहू। अरे अब तुम बखान बंद करके ऑर्डर तो दो। अरे ओ पकौड़े वाली बहन, जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगा दो। जी अच्छा, आप दोनों बैठिए, बस पकौड़े तैयार हैं। एक ओर प्रेग्नेंट पूर्वी पकौड़े तलती, वहीं दूजी ओर चंदा ग्राहकों को पकौड़े परोसती। हर एक दिनों के साथ पकौड़े से सास बहू की आमदनी बढ़ती चली गई। चंदा भरसक गर्भवती बहू का हाथ बटाती महीने भर के भीतर सास बहू के पकौड़े परवानों पर पहुंच चुके थे। फिर एक रोज जब दोनों सास बहू अपने पकौड़े के ठेले के साथ खड़ी थीं, तभी जोरों शोरों से बादल गरजते हैं, जिसे देख चंदा बोलती है, ये का एक आसमान काली बरसाती बदरी में कैसन बदल गवा, बेड़ा गर्खो, एक बहु बरसात होए वाली है। माँ जी, चलिए उस बड़े बरगद के नीचे, अगर पकौड़े भीग गए तो पकौड़े की बर्बादी के साथ सारा पैसा पानी में बह जाएगा। सास बहू पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती हैं। सारा दिन मूसलाधार बारिश के बाद सांझ को बादल छटने पर वह दोनों हताश होकर घर आती हैं। जाने कौन मुँह का मुँह देखे रहे, जे आज बोहिनी बट्टा भी नहीं हुआ। माँ जी, सावन भादो का मौसम शुरू हो गया, अब बिना दुकान लिए बात नहीं बनेगी। मगर बहुरिया, बाजार के दुकान का भाड़ा जानत है ना तू? बखूबी माँ जी, अगर हम सास बहू पकौड़े के संग चाय शामिल कर दे तो दुगना दाम कमाया जा सकता है। क्या बात है बहुरिया, तुहरी सोच तो एकदम बिजनेसमैन जैसन है। पूर्वी 2500 रुपए भाड़े पर एक दुकान खरीद लेती है। दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर साफ शब्दों में सास बहू के चाय पकौड़े लिखा था। साथ ही दुकान में भांति भांति के पकौड़े भरपूर थे। चाय की मनमोहक महक से लोग उनकी दुकान को देख खींचे चले आते। तभी बनवारी नामक एक शख्स अपने कुछ साथियों के संग उनकी दुकान पर आता है। अरे इस बार की बरसात ने तो अति मचा दिया भाई।
सही बोले तो बनवारी भाई, निष्दिन बूंद बांदी होवत है। अरे जरा 4 कप चाय बनाना बिटिया। बस अभी बनाती हूँ काका। अरे बनवारी भाई, सिर्फ सूखी चाय नीकी नहीं लागी, 2-4 पकौड़े से पेट पूजा भी कर लियो। ठीक है बिटिया, सभी पकौड़े में से एक एक प्लेट परोस दो। जी अच्छा काका। अब बहुरिया तू तनिक सुस्ता ले, हम संभालत है। माँ जी मैं करती हूँ ना। बहुरिया, इस गर्भावस्था में तू अपने शरीर से ज्यादा काम करत है, थोड़ा बहुत अपनी सास को करने दे। चंदा झटपट हाथ चलाकर बैठे हुए ग्राहकों के बीच चाय पकौड़े परोस देती है। बढ़ते दिनों के साथ चाय पकौड़े बेचकर सास बहू बहुतायत पैसे बटोरने लगती हैं और दिन सप्ताह और सप्ताह 6 माह के मंजर में बदल जाते हैं। उनके दुकान पर आधे दर्जन व्यक्ति संलग्न हो चुके। उस सुबह छत के मुंडेर पर खड़ी सास बहू अपने नए बड़े घर को निहारते हुए कहती हैं, बहुरिया हम के तो भरसक भरोसा ही नहीं होवत है कि हम गरीब की गुमटी छतनुमा सुंदर घर के सांचे में ढल गवा। माँ जी हम सास बहू सुकड़े सफर में बिना रुके थके चलते गए। इस सफलता का श्रेय हमारे हौसले और खासकर हमारे चाय पकौड़ी की दुकान के बलबूते हासिल हुआ है। कई मुश्किलों के पड़ाव को पार करके आज आखिरकार हम दिन दुखियारी सास बहू का सपना साकार हो गया। चलिए माँ जी, इस सुनहरे सुबह का सूरज हम सास बहू का इंतजार कर रहा है, दुकान पर चलना होगा। दोनों सास बहू दुकान पर दस्तक देती हैं। उनकी चाय पकौड़ी की दुकान मानो 5 सितारा होटल में बदल चुका था, जिसे साफ शब्दों में सास बहू की सफलता साझा हो रही थी। आज सास बहू की चाय पकौड़ी की दुकान बिश्नोई गांव में पहचान की मोहताज नहीं। उनके दुकान पर निष्दिन दूर दराज के लोग उनके बने चाय पकौड़े का स्वाद चखने आया करते हैं। महज कुछ मर्तबा पहले जो सास बहू घनघोर गरीबी से जूझ रही थी, आज उनकी छवि बिश्नोई गांव की सबसे धनी औरत की श्रेणी में शुमार है। सच है साथियों, सफलता भी उनके ही कदम चूमती है जो धीरज धरकर अंत तक प्रयासरत रहें। गरीब सास की पेटू बहू। चंदा की शादी चमन से हो जाती है, जिसके बाद चंदा शादी करके चमन के साथ उसके घर आ जाती है। शादी के बाद चंदा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और उन्हें पूरी तरह संभाल भी लेती है और घर के सभी सदस्यों की देखभाल भी अच्छे से करती है। चंदा का स्वभाव देखकर उसकी सास पार्वती उससे बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से कहती है, अरे बहनों, जब से मैंने अपने बेटे चमन की शादी चंदा से की है, चंदा इतनी अच्छी बहू है कि मैं क्या बताऊं। जानते हो, हर एक चीज में बचत भी बहुत अच्छे से करती है। घर को किस प्रकार चलाना चाहिए ये तो मेरी बहू चंदा से सीखो। अरे वाह पार्वती बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे कम से कम तुम्हारी गरीबी को समझकर तो चलती है। मेरी बहू से तो दिन भर टीवी दिखवा लो या फिर उससे आराम करवा लो, बस यही कर सकती है। इसके अलावा तो उसे कुछ आता ही नहीं। सभी अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां करने लगती हैं। पार्वती को अपनी बहू की तारीफ करते हुए बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद रात के समय चंदा की आंख खुल जाती है और वो अपने पति को देखते हुए कहती है, हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने बिस्तर से निकलकर सीधा रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस बिरयानी की। इसे जल्दी से गर्म कर लेती हूँ, फिर इसे बैठकर आराम से खाऊंगी। चंदा बिरयानी गर्म करके खाने लगती है, जिसके बाद वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन चंदा रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उसकी सास पार्वती उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे चंदा, तुम खाना क्यों बना रही हो? कल रात की ढेर सारी बिरयानी फ्रिज में रखी है, उसे ही गर्म कर लो। अरे माँ जी, फ्रिज में तो कोई बिरयानी नहीं है, मैंने सुबह ही देखा है। अरे बहू, ठीक से देख, फ्रिज में वहीं कहीं बिरयानी रखी होगी। पार्वती खुद ही फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन उसे फ्रिज के अंदर बिरयानी कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद पार्वती सोच में पड़ जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी बिरयानी आखिर गायब कहाँ हो गई? चंदा चुपचाप खाना बनाती रहती है और किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद पार्वती वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई बार किचन से रात का बचा हुआ खाना गायब हो जाता है। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता। आखिर ये सब क्या हो रहा है? लगता है रात के समय चमन खाना खाने के लिए उठता होगा
और खाना खाकर सो जाता होगा। आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। पार्वती उस दिन रात के समय सोती नहीं है। जैसे ही रात के समय पार्वती को किचन से हलचल महसूस होती है, वो तुरंत किचन में जाकर देखने लगती है। आज तो मैं इस चमन के बच्चे को अच्छे से बताऊंगी। रोज रोज रात के समय किचन से सारा खाना खा जाता है। अरे इसी तरह चलता रहा तो पैसों की बचत कैसे होगी। ये सोचकर पार्वती जैसे ही किचन का दरवाजा खोलती है, उसे किचन के अंदर उसकी बहू चंदा खाना खाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखते ही पार्वती अपने मन ही मन सोचने लगती है। ओहो, ये सब मैं क्या देख रही हूँ। मेरी बहू तो पेटूली निकली। हे भगवान, खाना खाते समय तो ये बिल्कुल हफसन लग रही है। कुछ देर पार्वती चंदा को खाना खाते हुए देखती रहती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चंदा रसोई में खाना बना रही थी। उस समय भी उसके दिमाग में खाने के बारे में ही चल रहा होता है। आज तो मैं बहुत सारी चिकन करी बनाऊंगी। बहुत दिनों से चिकन करी खाने का मन कर रहा है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी पार्वती किचन में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, क्या बना रही हो आज? माँ जी, अभी तो मैं नाश्ते के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि दोपहर में चिकन करी बना लूं। अच्छा, चिकन करी, ठीक है। आज तुम जो मन करे ना वही बना लो। ऐसा कहकर पार्वती चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद चंदा खुशी खुशी सबके लिए नाश्ता बनाकर दोपहर के समय चिकन कड़ी बनाना शुरू कर देती है। चंदा अपने आप 3 किलो चिकन लेकर आती है और उससे चिकन कड़ी बनाती है। जैसे चिकन कड़ी बन जाती है, कमला चिकन कड़ी की खुशबू सूंघते हुए कहती है, अरे वाह, क्या खुशबू है। पेट में तो बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं, लेकिन पहले मैं एक बार फ्रेश होकर आ जाऊं, उसके बाद पेट भर के खाऊंगी। ऐसा सोचकर चंदा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी हमारे साथ खा लो। नहीं नहीं माँ जी, आप सब लोग आराम से खाइए, मैं बाद में खा लूंगी, मेरी चिंता मत कीजिए। चंदा वहां खड़ी हुई सबको चिकन कड़ी परोसती है, जिसके बाद जब सब लोग कड़ी चिकन खा लेते हैं तो वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सबके खाने के बाद चंदा एक बड़ी सी थाली में अपने लिए चिकन कड़ी परोसती है और सीधा अपने कमरे में ले जाती है। बस बस, बहुत हुआ इंतजार, अब तो मैं चिकन करी खा कर ही रहूंगी। चंदा तुरंत चिकन कड़ी के ऊपर टूट पड़ती है। देखते ही देखते वो पूरी थाली चट कर जाती है, लेकिन खाने के कुछ ही देर बाद चंदा के पेट में गुड़-गुड़ की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं खाने से पहले फ्रेश होने गई थी, लेकिन अब दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, लगता है ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है। ऐसा सोचकर चंदा दोबारा से फ्रेश होने जाती है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर आती है कि तभी उसके पेट में दोबारा से गुड़-गुड़ होने लगती है, जिसकी वजह से चंदा को दोबारा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे ही 5 मिनट में चंदा 5 बार टॉयलेट के चक्कर लगा लेती है, जिसके बाद उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पेट, ओहो, मेरा पेट तो बहुत ही बुरी तरह से गुड़-गुड़ कर रहा है। अब मैं क्या करूं? चंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती उसे चुपचाप देख रही थी, जिसके बाद पार्वती अपने मन में कहती है, अब आएगा मजा। आखिर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। एक तो हम लोग गरीब हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है जितना मेरी बहू खाना खाती है। हे भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार है, लेकिन मुझे माफ कर देना। ये सब इसको सबक सिखाने के लिए किया है। ऐसा सोचकर पार्वती थोड़ी देर चुपचाप चंदा को देखती रहती है, जिसके बाद कुछ देर में ही पार्वती चंदा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कोई परेशानी है क्या? चंदा को ना चाहते हुए भी पार्वती को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसके बाद पार्वती उसके बात सुनते ही उससे कहती है, यही तो बात है। अरे अगर हद से ज्यादा खाना खाओगे तो बीमार हो ही जाओगे। इसीलिए तुम्हें हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितना तुम्हारा पेट डाइजेस्ट कर सके। इतनी चटोरी जुबान की वजह से आज तुम्हें इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। पार्वती तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे दवाई लेकर आती है और चंदा को दे देती है। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद ही चंदा ठीक हो जाती है और अपनी सास पार्वती से कहती है, आज मुझे पता चला कि ज्यादा खाने की वजह से कितनी परेशानी हो सकती है। शादी से पहले माँ मुझे हमेशा समझाया करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज के बाद मैं कभी भी हद से ज्यादा नहीं खाऊंगी।
चंदा की बातें सुनकर पार्वती अपने मन ही मन सोचती है। क्या बात है, मेरे जमाल घोटा ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया। आखिरकार मेरी बहू को आटे दाल की कीमत पता चल गई। अब बहू को समझ आ जाएगा कि खाना हमेशा लिमिट से ही खाना चाहिए। पार्वती ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी को देखकर वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान बार बार वही गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। अनाथ चुड़ैल और भूतिया बंदर का ढाबा। सलोनी एक बेचारी गरीब जवान लड़की थी जिसके माता पिता की एक हफ्ते पहले ही मौत हुई थी, जिस वजह से वह अनाथ हो गई और इधर उधर भूखी प्यासी भटकने लग गई। बेहाल रूप में सड़क पर चलते हुए वह कहती है, क्या होगा मेरा अब, कैसे रहूंगी और कब तक ऐसे भटकती रहूं? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है शहर में जिसके घर जाकर मैं रह सकूं। सलोनी रोकर गुमसुम चलते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। वह न आओ देखती है न ताव सिर्फ चल रही थी। तभी एक ट्रक बड़ा सा बार बार हॉर्न बजाता है, लेकिन वह सुनती नहीं है और ट्रक वाला उसे मारकर चला जाता है। सलोनी खून में लथपथ होती है और वह अपने चुड़ैल रूप में उठकर चलने लगती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई थी। बेवड़ा था वो ट्रक वाला, अकल नाम की चीज़ नहीं है। ट्रक चलाना ही नहीं आता, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया था ट्रक तो। लेकिन मेरी किस्मत, मैं बच गई। लेकिन ऐसी किस्मत को क्या फ़ायदा जहाँ मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे कोई माँ बाप नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने शादी करा दी होती तो आज मेरे साथ कोई हमसफ़र तो होता। तभी एक भूतिया बंदर उसकी बात सुन लेता है और पेड़ के बेल से लटकते हुए उसके कदमों में एंट्री मारता है और कहता है, अरे कितनी औसम है ये, इतनी खूबसूरत, वाह वाह। ये शुक शुक हट जा यहाँ से, बंदर कहीं का। ए सोन पापड़ी, तू बंदर किसको बोली? अब उनका नाम मजनू। मजनू देख, मैंने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, सोन पापड़ी। इतनी खटारी सी शक्ल में भी मैंने तुझे सोन पापड़ी बोला, मतलब कि तू बहुत सुंदर है। अब उनके लिए एकदम फिट है। क्या है बे, शर्म नहीं आती तुझे भूतिया बंदर कहीं का? मेरे को तू खटारी शक्ल का कैसे बोला? हिम्मत कैसे हुई तेरी? और क्या अपुन टपुन शपुन लगा रखा है? हाँ, नहीं आती शर्म, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो तुमने सुनी होगी, हाँ, अगर मैं भूतिया बंदर हो गया तो तू भी तो किसी चुड़ैल से कम नहीं है ना, पागल औरत। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चुड़ैल बोलने की? तेरी तरह नहीं हूँ मैं जो मर के भी जी रही हूँ। तू मेरी ही तरह है जो मरकर भी चुड़ैल बनकर मेरी आंखों के आगे खड़ी है। विश्वास नहीं होता तो देख और चल मेरे साथ। मजनू बंदर उस अनाथ लावारिस चुड़ैल का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे ले जाता है और पानी में शक्ल दिखाता है। क्या है, और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया है? वो सब छोड़ो, पहले तो अपनी शक्ल पानी में देख, चुड़ैल के माफिक लग रही है। मजनू बंदर की बात सुनकर वो जैसे ही नदी के ठहरे हुए पानी में अपनी शक्ल देखती है तो अपनी चुड़ैल शक्ल देखकर वह रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर कैसे सकती हूँ? मैं चुड़ैल कैसे बन गई? लगता है जब वो ट्रक आ रहा था उसी वक्त शायद मेरी मौत हो गई और फिर मैं यहाँ आ गई। ओह डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मेरा भी कोई नहीं है, अपन दोनों साथ में रहेंगे। मेरा नाम मजनू और तुम मेरी लैला। देखो मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगा जिस पर तुम नाचोगी। नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। मजनू की बात सुनकर चुड़ैल डांस करने लगती है। तभी बंदर बोलता है, और विश्वास कर लो, तुम मर चुकी हो। जैसे तुम चुड़ैल हो वैसे ही मैं भूतिया बंदर हूँ। पूरे जंगल में कोई भी नहीं होगा ना, तब भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। एक मिनट, तुम बोल कैसे सकते हो? बंदर तो मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखे। वाह, इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो और अब पूछ रही हो। ओह मेरी क्यूट सी लैला, मैं भूतिया बंदर हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। बार बार मेरे को लैला बोलकर इरिटेट मत कर। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है और बंदर कला मुंडी मारकर टार्जन की तरह उसके पीछे पीछे जाता है और पेड़ पर चढ़े हुए कहता है, अरे ओ मेरी लैला, जाने मन, रुको तो। तभी वो उसे पलट कर देखती है। क्या है मजनू? देखा देखा कैसे मुझे पलट कर देख रही हो? इसका मतलब तुम्हें अपना ज्यादा नाम मंजूर है, पर अब से मैं तुम्हें लैला ही बोलूंगा, मेरी लैला। सच में इस पूरे जंगल में यही बंदर है जो मेरा दिमाग चाट रहा है। हाँ कर देती हूँ। हाँ ठीक है, अब बंदरों की तरह हो। चलो मत, मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ।
ओहो, मेरी लैला को केला चाहिए। कितने? लाओ, इस जंगल में बहुत सारे केले हैं। लंबे लंबे नाखूनों से तुम्हें नोच दूं उससे पहले तुम मेरे लिए केले लेकर आ जाओ, वरना अंजाम जानते हो। अच्छा बाबा, लाता हूँ। कूल डाउन, कूल डाउन। तभी भूतिया बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए केले के पेड़ पर पहुंच जाता है और बहुत सारे केले लेकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, ये लो जाने मन, तुम्हारे लिए मैं ये स्वादिष्ट मीठे मीठे केले लेकर आया हूँ, खा लो। केले, बहुत भूख लग रही थी, जल्दी से खा लेती हूँ। ये कहते ही अनाथ चुड़ैल एक एक करके सारे केलों को खत्म कर देती है और बड़ी हैरानी से मजनू बंदर उसे देखता है और बोलता है, अरे ये तो मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी, सारे खा गई। अफसन चुड़ैल कहीं की। पर छोड़ो, मेरा दिल आ गया इस पर अब। हाय दैया, बड़ी जोर की हमें भूख लगी थी, पर इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें तो रोटी सब्जी ही चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक ढाबा चलाएं। उस खाने को बेचकर पैसे भी कमा लेंगे और तुम्हें तरह तरह का खाना भी मिल जाएगा और इस जंगल में रहना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, तो चलो हाईवे पर एक ढाबा खोल लेते हैं। तभी भूतिया बंदर और चुड़ैल मिलकर हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिस ढाबे का नाम था लैला मजनू का ढाबा। तभी बंदर बाहर जाकर कहता है, आइए आइए, शाही और स्वादिष्ट लबाबदार जायकेदार खाने को खाइए। इस ढाबे में आपका स्वागत है। मम्मी देखो तो, ये बंदर तो बोलता भी है, हमें इसके ढाबे में खाना खाना है। हाँ बोलता है। अच्छा जिद मत करो, चलते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बंदर का ढाबा। ये बोलते ही दोनों ढाबे के अंदर जाते हैं, जहाँ चुड़ैल रूप बदल कर उनसे ऑर्डर लेती है। तो बताइए आपको क्या क्या खाना चाहिए, हमारे मेन्यू में सब कुछ है। ऐसा करो, आप मटर पनीर, नान मिक्स, वेज सब्जी ले आओ। ठीक है मजनू, जल्दी जाओ और आकर खाना सर्व करो। जी मालकिन, बहुत बन रही है अपने आप को, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं ये सब नहीं करने वाला। ये बोलकर बंदर सभी को खाना परोसता है। एक एक करके बंदर को देख ढाबे पर भीड़ लग जाती है और सब आने लगते हैं। सलोनी खाना बनाती थी तो बंदर सबको खाना परोसता था, जिससे उनका अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तभी एक रात मजनू बंदर चुड़ैल से कहता है, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे देखो, मैं तो सरप्राइज देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे करती हो? तुम पागल हो, आखिर एक चुड़ैल बंदर से कैसे प्यार कर सकती है? कर सकती है, बस ढाबे पर एक जना और आ जाए, उसके बाद मेरा श्राप खत्म। नहीं कर सकती। ठीक है, कल का इंतजार करो फिर। ऐसे ही दोनों ढाबे पर एक और जने को खाना खिला देते हैं। तो बंदर चुड़ैल का हाथ पकड़कर ढाबे के पीछे ले जाता है। तभी वो भूत में तब्दील हो जाता है और खुश होकर कहता है, वाह, मैं तो अपने असली रूप में आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा तुमने? लैला, यही सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहता था। अब बताओ, बंदर से प्यार नहीं कर सकती? मुझसे तो कर सकती हो। ये सब क्या है? तुम भूत कैसे बन गए मेरी तरह? दरअसल मैं तुम्हारी तरह ही मरने के बाद इस जंगल में भटक रहा था, तो एक तपस्वी बाबा का मुझसे उनका कमंडल गिर गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और मुझे उन्होंने श्राप दे दिया। धूर्त दुष्ट भूत कहीं के, तूने मेरा ध्यान भटकाकर तपस्या को भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इस जंगल में बंदर बनकर भटकता रहेगा और वापस तभी हो पाएगा जब बंदर के रूप में तू एक ढाबे को खोलेगा और खाना खिलाएगा। तपस्वी के ये कहते ही उस श्राप से वो एक बंदर बन जाता है और इस जंगल में भटकने लगता है। उसके बाद तुम आई और पहली नजर में मुझे पसंद आ गई, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट कर रहा था। अब बताओ, प्यार करती हो? ये चला जाऊं छोड़कर? तभी गले लिपट कर चुड़ैल उससे कहती है, नहीं नहीं, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जंगल में मिली थी जब से ही, और तुम तो मेरी कैटेगरी के ही निकले। मैं चुड़ैल, तुम भूत, और हमारा प्यारा सा ढाबा। ओ मेरी प्यारी लैला। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। बेशर्म बहू। 60 वर्षीय अजीत घड़ी की ओर नजरें गड़ाए हुए अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी एकाएक नशे में धुत एमी लड़खड़ाते कदमों से घर में चली आती है। एमी को नशे में धुत देख अजीत उखड़े हुए स्वर से कहता है, अरे आज फिर इस लड़की ने इतनी बेहिसाब पी ली है कि इसे चलने का भी होशो हवास तक नहीं। Dad, take a chill pill, Dad.
एमी के बुरे शहरी शौक से परेशान अजीत की आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। अगली सुबह। गुड मॉर्निंग डैड। फटाफट से अपना सामान पैक कर लो, आज हम बुलंदशहर गांव जा रहे हैं। बट व्हाई? ऐसे अचानक क्यों? क्योंकि अगले 1 सप्ताह में तुम्हारी शादी है। आर यू गॉन मैड डैड? बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी तय करने की आपने सोची भी कैसे? तुम्हें छूट देने का नतीजा मैं पहले ही बहुत भुगत चुका हूँ। मैं तो इस सोच से बुलंदशहर छोड़कर मुंबई आया था कि तुम यहाँ रहकर अपनी स्वर्गवासी माँ के सदमे में न डूब जाओ। शायद अब तुम्हें गांव की मिट्टी ही वो संस्कार दे सकेगी जो मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी न दे पाया। बाप बेटी के बीच बड़ी बहस होती है। अंत में थक हार कर एमी को अपने पिता अजीत के साथ बुलंदशहर आना पड़ता है, जहां अजीत उसकी शादी सरस्वती के बेटे अमन से कर देता है और विदाई के वक्त हाथ जोड़कर उसकी सास सरस्वती से कहता है, समधन जी, मेरी बेटी बचपन से सयानी होने तक शहर में रही है, इसलिए इसे गांव में घुलने मिलने में समय लगेगा। इस बीच अगर इससे कोई भूल हो जाए तो बेटी समझकर भुला दीजिएगा। अरे फिक्र मत कीजिए समधी जी, अब एमी मेरी जिम्मेदारी है। बारात बहू एमी समेत वापस लौट आती है और सरस्वती एमी की आरती कर ही रही होती है कि वो झटके से घूंघट उठाकर कहती है, अरे सासू मॉम, बंद करो ये तामझाम। ससुराल में आई हूँ, सरहद की सीमा पर लड़ाई लड़ने नहीं जा रही। एमी बिना किसी रस्म को पूरा किए सोफे पर जाकर पसर जाती है। ये देखकर सरस्वती की पड़ोसन निर्जला कहती है, अरे सरस्वती, तेरी ये शहरी बहू तो बड़ी ही बेशर्म निकली। ससुराल के मान सम्मान की जरा भी परवाह नहीं इस विलायती बहुरिया को। ये सुनकर एमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से से भौहें ऊंची करके कहती है, ए यू ओल्ड लेडी, मुझे बेशर्म कहती है? अरे बढ़ते बुढ़ापे में खुद बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगाए बैठी है। अरे देख लो बहनों, सरस्वती की बहू इतनी बेशर्म के साथ मुंहफट भी निकली। अरे बहू, ये क्या बेहूदगी थी? शहर में रहने के बावजूद भी तुझे बात करने का जरा भी सलीका नहीं कि अपने से बड़ों से कैसे बात किया जाता है। सासू मॉम, मुझे अबला बहू समझने की भूल मत करना, क्योंकि मैं सचमुच में बड़ी बेशर्म बहू हूँ। ऐसा कहकर एमी सोने चली जाती है। अगली सुबह वो शॉर्ट नाइट गाउन पहनकर मुंडेर पर चढ़ जाती है। तभी गांव में रहने वाला बिगड़ैल लड़का पिंटू पांडे उसे देखकर गुनगुनाते हुए कहता है, तेरी दादा का बला है बे, ये बुलंदशहर गांव में ऐसा आइटम बॉम्ब कहां से आ गया? एक के बाद एक करके गांव के सभी लड़के सरस्वती के घर के आगे डेरा जमाकर खड़े हो जाते हैं। ये देख सरस्वती कहती है, आखिर ये सारे छिछोरे कर क्या रहे हैं? सरस्वती जैसे ही ऊपर देखती है तो अपनी बहू को देखकर स्तब्ध रह जाती है। गुड मॉर्निंग बुलंदशहर के बॉयज, मुझसे मिलो, मैं हूँ तुम सबकी भाभी, मगर प्यार से तुम मुझे एमी कह सकते हो। अरे मुस्टंडो, बेशर्म, यूं घूर घूर कर क्या ताक रहे हो? मेरी बहू को है, चलो भागो यहाँ से। उनके जाते ही सरस्वती अपनी बहू को नीचे बुलाती है और एमी सोफे पर पसरी कहती है, हाय गर्मी, अरे कोई एसी चलाओ रे। सासू मॉम, जरा एसी ऑन कर दो, बड़ी गर्मी लग रही है। तू तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कुछ नहीं हुआ। क्यों माँ जी, कुछ हुआ है? बेशर्मी की भी हद होती है। बहू, ये मत भूल के तू इस घर की इज्जत है। अरे ये तेरी सपनों की नगरी बम्बई शहर नहीं, बुलंदशहर गांव है। ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहनकर मुंडेर पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? सासू माँ, आप फिर शुरू हो गई। अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ? बहू, अपना ये शहरी स्वर छोड़कर जरा सा शर्म हया रख ले। तेरी इस सास और ससुराल दोनों का सम्मान तेरे हाथ में है। सरस्वती के लाख समझाने के बावजूद भी एमी पर कोई असर नहीं होता। जहाँ एक और एमी अमन से खिंची खिंची रहती थी, वहीं वो अब पिंटू पांडे के प्यार में पड़ने लगी थी। वो हर एक रात चोरी छिपे उससे मिलने जाया करती। अरे कब से राह देख रहा था तुम्हारा, कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता तो है पिंटू, मेरी सास 12 बजे से पहले सोती नहीं। मैं अब और ही स्वांग नहीं रच सकती हूँ। क्यों ना हम दोनों यहाँ से दूर चलें? और तुम्हारे पति का क्या? अरे मुझे वो उजड़ा चमन जरा भी पसंद नहीं। मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर पिंटू अपने शातिर दिमाग में सोचकर सयाने की भांति बोलता है, ये सबसे सुनहरा मौका है अपनी बात रखने का। एमी, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। मैं भी 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ चाहता हूँ, मगर अभी मेरे हाथ खाली हैं। बिना पैसों के हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, बताओ? बस इतनी सी बात,
थोड़ा सब्र करो, बहुत जल्दी मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगी। एक रोज सरस्वती एमी को पिंटू का हाथ पकड़कर बाजार में घूमता देख लेती है और घर आकर सरस्वती उसे जोरदार तमाचा जड़ती है। गुस्से में आकर एमी कहती है, हे यू ओल्ड लेडी, मुझ पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे तू सचमुच में बेशर्म है। ब्याह के पहले दिन से मैंने तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा, इसीलिए शायद तूने ससुराल का शासन जाना ही नहीं। अरे जानती भी है पति के रहते गैर मर्द के साथ घूमने वाली औरत को क्या नाम दिया जाता है? जानती भी है जिस पिंटू पांडे के प्रेम प्रसंग में तू पड़ी है वो इस गांव का गुंडा है, वो एक बिगड़ैल बेभाग इंसान है। अभी समय है, समझ जा। उस रात उनके सोने के बाद एमी तमाम रुपया पैसा और जेवरात लेकर भाग जाती है। पिंटू देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर चली आई। अरे बंद करिए बकैती और चुपचाप से सब कुछ मेरे हवाले कर दे। अरे ऐसे घूर क्या रही है? एड़े की एक्टिंग करके पेड़े खाना पिंटू की पुरानी आदत है, समझी? पिंटू एमी के साथ छीना छानी पर उतारू हो जाता है और कहता है, देख प्यारी, चुपचाप से ये पोटली पिंटू को दे दे। खाली पीली मुझे जोर जबरदस्ती पर मजबूर मत कर। पिंटू जैसे ही एमी के पास आता है, ऐन मौके पर सरस्वती वहां आकर उसे धकेलते हुए कहती है, नीच बदमाश, दूर हट मेरी बहू से। बुढ़िया, तू क्यों अपनी इस बेशरम बहू को बचाने की खातिर अपनी जान गंवाना चाह रही है? एकाएक दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इस बीच पिंटू एमी पर बंदूक तान देता है, मगर बदकिस्मती से गोली सरस्वती को लग जाती है। पिंटू वहां से भाग चलता है और एमी अपनी सास को लेकर अस्पताल आकर आंसू बहाने लगती है। सारी गलती सरासर मेरी है। आज मेरी बेवकूफी के कारण सासू माँ की सास पर बनाई। क्या आप ही एमी हैं? आपकी सास आपको अंदर बुला रही हैं। वो अब सुरक्षित हैं। एमी दौड़ते भागते हुए भीतर आकर कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सचमुच में एक बेहुदा बहू हूँ। मैंने किसी भी रिश्ते की कदर नहीं की। बहू, सवेरे का भटका अगर सांझ को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तुझे तेरी गलतियों का पछतावा है, इतना ही बहुत है। गांव लौटकर एमी सभी से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और खुद को अपनी सास के अनुसार कहे सांचे में ढाल लेती है। साथ ही खुद को अपने पति के प्रति समर्पित करती है। एमी के बड़े बदलाव से कल तक जो पूरा बुलंद शहर एमी को बेशर्म कहकर कहता था, आज वही लोग उसकी तारीफों का बखान करते नहीं थकते।